नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हिंदी की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के संपूर्ण हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। ये कि कोई भी हिंदी व्याकरण शुरू करने से पहले हम भाषाओं पे गौर करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न है, ये भाषा क्या होता है? भाषा का परिभाषा क्या है ना। तो भाषा का परिभाषा क्या कह सकते हैं? भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है। क्या है? कहेंगे भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। यही तो भाषा भाषा कहलाता है ना। तो भाषा का सरल परिभाषा क्या होना चाहिए? भाषा का सरल परिभाषा यही कि भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। यही भाषा कहलाता है। संसार में अनेक भाषाएं हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, बंगला है, गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन। इतनी सारी भाषाएं हैं संसार में व्याप्त, है ना। अगर बोला जाए तो भाषा के प्रकार के बारे में, तो भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। ऐसे भाषा के एक और भी उपरूप है जिसको हम लोग कह सकते हैं शारीरिक भाषा, है ना। लेकिन यहाँ पे मुख्य तौर पे भाषा के जो रूप है ना, भाग है ना, वो दो तरह के, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब हम लोगों की बारी क्या है भाई, कि हम लोग अब भाषा को डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये मौखिक भाषा क्या होता है और लिखित भाषा क्या होता है। ठीक है जी, चलो। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं। कोई मान लीजिए कि आमने सामने व्यक्ति बैठकर परस्पर आपस में बातचीत करते हैं, अथवा कोई व्यक्ति भाषण द्वारा, है ना, अपने विचारों को प्रकट करता है। उसे उसे भाषण का क्या कहा जाता है? उस भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। उस भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है, मतलब मौखिक भाषा कहलाता है। क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा क्या है? जब भी आमने सामने बैठकर कोई व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाता है। क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ। आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। अथवा कोई भी व्यक्ति भाषण इत्यादि द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि टेलीफोन पे आप मौखिक बात बात कर सकते हैं, दूरदर्शन पे मौखिक बातचीत कर सकते हैं, आप भाषण के द्वारा मौखिक भाषा के इस्तेमाल करते हैं, वार्तालाप के द्वारा, नाटक, रेडियो के द्वारा। ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारा जो चीज़ है ना, मौखिक भाषा का ही एक रूप है। क्या क्या? टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो, ये सारे के सारे क्या है? मौखिक भाषा का रूप है ना जी। बात की जाए लिखित भाषा क्या है, तो कहेंगे जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को लेख द्वारा अ, अपने विचार को प्रकट करते हैं, तो उसे उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा का लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप कैसे कह सकते हैं? लिखित भाषा क्या होगा? तो कहेंगे कि जब जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे बैठे व्यक्ति को पत्र के द्वारा अथवा किसी पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, अर्थात कि लिखित भाषा कहते हैं। आप पत्र लिखेंगे, आप लेख लिखेंगे, पत्रिका लिखेंगे, समाचार पत्र लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, जीवनी लिखेंगे, संस्मरण लिखेंगे, तार लिखेंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सभी के सभी एक लिखित भाषा हो जाएगा। तो आपने अभी अभी सीखा क्या भाई कि मौखिक भाषा क्या होता है और लिखित भाषा क्या होता है, राइट? ओके। अब हम लोग जानते हैं आगे की बातें कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी? व्याकरण, है ना। क्योंकि हर एक भाषा का अपना एक क्या होता है? व्याकरण होता है कि नहीं? बिल्कुल। हर एक भाषा का क्या होता है? व्याकरण। आप अंग्रेजी में चले जाइए तो व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। संस्कृत में भी संस्कृत का व्याकरण होता है, उर्दू का भी उर्दू व्याकरण होता है, हिंदी का हिंदी व्याकरण।
तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये व्याकरण क्या होता है और व्याकरण की परिभाषा क्या होगी। तो कहेंगे क्या कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों को या तो उसके वाक्यों को शुद्ध स्वरूपों में या शुद्ध प्रयोगों के विशद ज्ञान कराया जाता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में क्या कहोगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों को या वाक्यों को शुद्ध रूपों में, है ना, लिखते हैं या बोलते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, वही व्याकरण कहलाता है। समझे? बिल्कुल। भाषा का क्या बोलोगे आप? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों या वाक्यों को शुद्ध रूप से, है ना, बोलते हो, लिखते हो या प्रयोग करते हो, उसे ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि भाषा और व्याकरण के बीच संबंध क्या है। क्या ये दोनों अलग अलग रह सकते हैं या एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, ये संभवतः नहीं हो सकता है। अगर आप किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से व्याकरण जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा और व्याकरण के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। कैसे? कहते हैं कि कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है कि मैं बिना व्याकरण के, है ना, किसी भी भाषा का शुद्ध पूर्ण ज्ञान कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अतः भाषा वह व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं कि अतः भाषा और व्याकरण का वह घनिष्ठ संबंध है। क्या घनिष्ठ संबंध है जी? गौर करना। क्या है भाई? तो कहेंगे वह भाषा में उच्चारण करने के लिए, शब्दों का प्रयोग करने के लिए, वाक्य का गठन मतलब वाक्य बनाने के लिए, अर्थों के प्रयोग के लिए, है ना, इन सभी रूपों में निश्चित करता है कि आप व्याकरण का सहारा लोगे, चाहे कोई भी भाषा के इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो इंग्लिश की भाषा हो, है ना, अंग्रेजी भाषा हो, उर्दू भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उसकी व्याकरण होती है। व्याकरण क्यों होती है? तो उस भाषा का उच्चारण सही करना, शब्दों का प्रयोग करना, वाक्य का गठन करना, अर्थों का प्रयोग करना, इन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं हर एक भाषा में व्याकरण की जरूरत होती है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं कि व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। आखिरकार ये जो हम लोग अभी अभी जाने कि व्याकरण के सहारे से ही किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोला जा सकता है ना। तो बात ये कर लेते हैं कि व्याकरण के विभाग कितने होते हैं। तो कहेंगे व्याकरण के 4 अंग या 4 विभाग निर्धारित किए गए हैं। मतलब व्याकरण के कुल मिला के 4 अंग हैं। इसी 4 अंगों के द्वारा ही हम अपने किसी भी भाषा का शुद्ध रूप बोलते हैं, शुद्ध प्रयोग करते हैं, शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं, शुद्ध, है ना, शुद्ध तरीके से वाक्य का गठन कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि व्याकरण के 4 मुख्य विभाग होते हैं, 4 मुख्य अंग होते हैं जो इस तरह से निर्धारित किए गए हैं। पहला वाला भाग है वर्ण विचार, जो आज की क्लास में पढ़ी जाएगी, वर्ण विचार। दूसरा वाला भाग है शब्द विचार, तीसरा वाला भाग है पद विचार और चौथा वाला भाग क्या हो जाएगा बाबू मेरे? हाँ, वाक्य विचार। तो इन सभी चीजें क्या है? तो ये सभी चीजें जो हैं व्याकरण के विभाग हैं, है ना, व्याकरण के अंग हैं। इन्हीं सभी अंग के द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में हम लोग प्रयोग कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं, वाक्य का गठन कर पाते हैं, या तो अर्थों के अनुसार प्रयोग कर पाते हैं। समझे? चलिए, तो क्या क्या हो सकता है वो व्याकरण का अंग? तो कहेंगे वाक्य विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ये 4 के 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात ये आ जाती है कि सर भाषा तो आपने बता दिया, है ना, एक बोली भी होता है। ये बोली क्या होता है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है भाषा और बोली में। ये बोली क्या हो जाता है, भाषा क्या हो जाता है, थोड़ा ये भी बता दो मुझे। जाहिर सी बात है, जानना भी जरूरी है ना। कहेंगे ये बोली क्या है भाई? तो कहेंगे भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्या? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अब कहोगे सर ये भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है? तो देखिए, हम लोग कोई ना कोई क्षेत्र में रहते हैं, है ना, कोई ना कोई क्षेत्र में रहते हैं। तो जो हमारे क्षेत्र में भाषाएं बोली जाती है ना, उसको बोली कहते हैं। जो हमारे क्षेत्र में भाषाएं बोली जाती है, क्या बोलते हैं उसको? बोली कहते हैं। समझे? तो कहेंगे भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है।
अर्थात कि समझा जाए तो देश के विभिन्न भागों में बोले जाने वाली क्या होती है, भाषा। भाषा जो बोली जाने वाली भाषा है वह बोली कहलाती है। मतलब हमारा जो देश है उसमें विभिन्न क्षेत्र हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो क्या कहलाएगी, बोली कहलाएगी, है ना, बोली कहलाएगी। और किसी भी क्षेत्र की बोली लिखित रूप में, है ना, लिखित रूप में स्थिर साहित्य का वह भाषा कहलाता है। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में बोली जो बोली जा रही है, किसी भी क्षेत्र में जो बोली बोली जा रही है उसको लिखित रूप में ढाल दीजिए या तो साहित्यिक रूप में ढाल दीजिए, वही क्या कहला लेता है, भाषा कहला लेता है। मतलब बोली से भाषा, भाषा से बोली। जाहिर तौर की बात क्या है भाई कि कोई भी इंसान जो बोली बोल रहा है, क्षेत्रीय बोली बोल रहा है, अगर उसको लिखित रूप में, है ना, या साहित्यिक रूप में लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। जैसे हम कोई कहानी लिख दिए, है ना, कोई कविता लिख दिए, कोई उपन्यास लिख दिए, तो ये जो भाषा एक बोली का रूप था, क्षेत्रीय बोली का रूप था, उसको मैंने लिख कर साहित्यिक रूप में ढाल दिया, एक लिखित रूप में ढाल दिया, तो ये भाषा जो बोली था वो क्या बन गया, भाषा बन गया। समझ रहे हैं, ये जो मेरा बोली था जब इसे लिखित रूप में ढाल दिया, जब साहित्यिक रूप में ढाल दिया तो क्या बन गया, भाषा बन गया है। समझे, चलिए अब समझते हैं कि हर एक जो भाषा होता है ना उसका खुद का एक लिपि होता है। क्या होता है, लिपि। लिपि का मतलब क्या होता है, वो जो राइटिंग होता है ना, जिस तरह से हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग लेटर्स लिखते हैं, है ना, कि इंग्लिश में ए ऐसे ही लिखाएगा, है ना, हिंदी में क ऐसे ही लिखाएगा, इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, और इसको हिंदी में लिपि बोलते हैं। समझे, तो देखिएगा कहते हैं हर एक भाषा का क्या होता है, लिपि। तो कहते हैं किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मतलब किस तरह से किसी भी भाषा को आप लिख रहे हो उसी विधि को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। समझे ना, बिल्कुल। और कहते हैं हिंदी और संस्कृत भाषा की जो लिपि है ना वह देवनागरी है। बताइए, हिंदी और संस्कृत की भाषा की जो लिपि है कैसी है, देवनागरी। आप समझ रहे हो ना देवनागरी कैसे, जो ये सब देख रहे हो ना, ये सब कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। जाहिर सी बात है ना। तो हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है कैसी है, देवनागरी लिपि में। और कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कैसी है भाई, तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। क्या है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। और कहते हैं उर्दू भाषा की लिपि कैसी है भाई, तो उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। कैसी है, फारसी है। और पंजाबी भाषा की लिपि कैसी है, तो कहेंगे गुरुमुखी है ना। तो चलिए यहाँ से हम आपसे पहले लगे हाथ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, लगे हाथ क्या पूछते हैं, प्रश्न। बताइएगा अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो कहेंगे रोमन लिपि। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तो फारसी लिपि। हम कहेंगे पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी लिपि। कहेंगे संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो कहेंगे देवनागरी लिपि। यहाँ से 4 प्रश्न बन गए ना। तो आपको बस इसी तरह से आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा, है ना, कि बताइए हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या होती है, तो देवनागरी लिपि होती है ना। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होना है, तो कहेंगे रोमन होना है ना। उर्दू भाषा की लिपि क्या है जी, तो फारसी है जी, है ना। पंजाबी का क्या है, तो गुरुमुखी है जी। इस तरह से बोल दोगे तो चलो अब समझते हैं कि यह साहित्य क्या होता है ना। क्योंकि जो भाषाओं को हम लोग लिखित रूप में लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, साहित्य। साहित्य का मतलब नहीं समझते, लिटरेचर उसको बोलते हैं, है ना। कोई आपके सर जी ये सब जो होते हैं वो पढ़ाने से पहले कहते हैं ना कि अरे बच्चा लोग क्या पढ़ोगे, आज आज ग्रामर पढ़ोगे कि लिटरेचर पढ़ोगे, बोलते हैं ना। तो ग्रामर का मतलब जो भाषा को सिखाने में सहायता देती है उसको व्याकरण बोल देते हैं। मतलब वो भाषा को सिखा रहे होते तो व्याकरण के थ्रू। बट एक होता है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या मिलता है हमको, लिखित रूप में कोई ना कोई कहानी मिल जाए, है ना, कोई ना कोई कविता मिल जाए, कोई ना कोई उपन्यास मिल जाए, इस तरह से चीजें होती है, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में साहित्य बोलते हैं। अब कहता है साहित्य क्या होता है, तो साहित्य का मतलब समझो। कहते हैं कि ज्ञान राशि का संचित कोष ही साहित्य कहलाता है। आप कहोगे संचित कोष क्या होता है, अरे संचित कोष मतलब जहाँ पे बहुत सारे ज्ञान की बातें, है ना, कोई ऐसी चीजें लिख दी गई हैं कोष की तरह, कोष मतलब डिक्शनरी की तरह संचित कर दी गई है ना, वहां पे स्टोर कर दी गई है, उसी को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। मतलब कि ज्ञान राशि का संचित कोष ही क्या कहलाएगा, साहित्य कहलाएगा, है ना। और कहेंगे क्या, साहित्य किसी भी देश, जाति, वर्ग और जीवंत रखने का, उसके अतीत रूपों को दर्शाने का एकमात्र क्या है, साक्ष्य है।
है ना। साहित्य क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी देश है उसके बारे में बातें लिख दी गई है, कोई भी ऐसा जाति है उसके बारे में बातें लिख दी गई है, कोई वर्ग है उसके बारे में, कोई जीवंत चीजें उसके बारे में कोई बातें लिख दी गई है, कोई अतीत के बारे में मतलब पास्ट के बारे में कोई बातें लिख दी है ना, बीते हुए कल के बारे में कोई बातें लिख दी, तो उसको दर्शाने का एक क्या है, एकमात्र साक्ष्य है। जैसे कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हम लोग कैसे जान पाते हैं, क्योंकि वो लिखित रूप में है तो उसको पढ़ पढ़ के जान जाते हैं। तो ये लिखित रूप में जो है उसको क्या बोलेंगे, साहित्य बोलेंगे, है ना। वो साहित्य है क्योंकि लिखित रूप में एक साक्ष्य के रूप में है ना, एक साक्ष्य के रूप में। अगर वो लिखित रूप में नहीं होता, साहित्य रूप में नहीं होता, तो हम लोग आज इतिहास जान पाते, बिल्कुल नहीं जान पाते। तो साहित्य की होना बहुत जरूरी है ना। कहाँ से, भाषा से ही साहित्य बनता है, लिखित रूप में जब लिख देते तो साहित्य हो जाता है ना, बिल्कुल।